छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना समेत इन राज्यों में बीएसपी ने भी थोड़ा बहुत डेंट लगाई। कांग्रेस पार्टी के सामने बार्गेनिंग करने में मजबूती से पेश आई। केंद्रीय नेतृत्व से उतना परामर्श नहीं किया और ये भूमिका जितनी मजबूत होती चली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी ही मुश्किलें होंगी। आरएलडी मिलकर के चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को बेहद कम अंकों पर सीमित कर सकती है। उनके खिलाफ एक माहौल है कि उन्होंने अपने राजनीतिक दलों के साथ विश्वासघात किया है। वो दहाई का अंक प्राप्त कर पाएगी, ये कहना मुश्किल है कि उनके लिए ये लड़ाई लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार। देश नीति के इस विशेष कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पांचों राज्यों के चुनाव अब बीत चुके हैं, नतीजे भी आ गए हैं और एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली। हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और अब इंडिया अलायंस को लेकर के बेचैनी शुरू हो गई है। इन तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम का एक प्रभाव इंडिया अलायंस पर भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई है, उसके पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि जो भोपाल में इंडिया अलायंस की बैठक होनी थी, उसे कमलनाथ ने टाल दिया था और अगर मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस एक साथ लड़ा होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। हालांकि नतीजों के बाद शायद लेकिन ये तमाम शब्द होते हैं, अब इसका कोई मायने नहीं। जैसे ही नतीजे आए उसी वक्त कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई है। लेकिन इसी बीच में एक और खबर आ रही है कि बिहार में जेडीयू के नेता अब नीतीश कुमार को आगे करने के लिए, इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने के लिए अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं। जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस के सूत्रधार नीतीश कुमार हैं। उन्होंने ही पहली बैठक पटना में की थी और फिर बेंगलुरु होते हुए मुंबई तक 3 बैठकें हुई, जिसमें 26 राजनीतिक दलों ने मिलकर के इंडिया अलायंस बनाया और उसे एक मजबूत विपक्षी गठजोड़ के रूप में सामने रखा गया। नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है अगर इंडिया अलायंस एकजुट होकर के चुनाव लड़े और ये भी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कह रहे हैं कि अगर अलग अलग होकर के चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और चंबल के बेल्ट में समाजवादी पार्टी की उपस्थिति रही, उसने भी कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी को प्रभावित किया। उसी तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना समेत इन राज्यों में बीएसपी ने भी थोड़ा बहुत डेंट लगाई है। हालांकि वो इतनी बड़ी डेंट नहीं है कि जिसे आप कहें कि चुनाव को प्रभावित करने वाली है। लेकिन जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस की अब जो बैठक होनी है, उसमें तय होगा कि आगे की कार्रवाई कैसे हो। कई बार इस रूप में भी इन चुनावों के नतीजों को देखा जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी इन तीनों राज्यों में चुनाव जीत लेती तो शायद उसका अहंकार सामने आता और इंडिया अलायंस फिर उतना मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ पाता। अब जब कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में जीत करके और 3 राज्यों में चुनाव हारी है, वो निश्चित रूप से बैकफुट पर रहेगी। जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा और बासपा हो या बिहार में जेडीयू आरजेडी हो, महाराष्ट्र में शिवसेना हो, बंगाल में ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अब इन राजनीतिक दलों को महत्ता मिलेगी और वे भी कांग्रेस पार्टी के सामने बार्गेनिंग करने में मजबूती से पेश आएंगे। तो क्या इन चुनाव के नतीजों को
इंडिया अलायंस के लिए मुफीद माना जाए। अगर कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की तरह व्यवहार करती तो शायद इंडिया अलायंस में कुछ कमजोरी भी आ सकती थी, लेकिन अब खास करके राहुल गांधी, हालांकि राहुल गांधी का बिहेवियर कभी भी इस तरह का नहीं रहा, वे हमेशा तमाम राजनीतिक दलों को उतनी महत्ता और स्वतंत्रता देते रहे। उन्होंने इन तीनों राज्यों में अपने क्षत्रपों को भी उतनी ही फ्रीडम दी हुई थी। एक बड़ा कारण यह भी है इन राज्यों में कांग्रेस के चुनाव हारने का कि कमलनाथ, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ने केंद्रीय नेतृत्व से उतना परामर्श नहीं किया या उसके निर्देशों को उस तरह से स्वीकार नहीं किया, या कई बार तो यह हुआ कि केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश आए ही नहीं। यह भी एक रीजन माना जा रहा है इन चुनाव के हारने का। ऐसे में राहुल गांधी जो बहुत स्वायत्ता देते हैं अपने क्षत्रपों को और राजनीतिक दलों का उतना ही सम्मान करते हैं, तो ऐसे में इंडिया अलायंस अब और ज्यादा मजबूत होकर के उभरेगा और उसमें निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका होगी। उसमें ममता बनर्जी और शिवसेना के उद्धव ठाकरे की बड़ी भूमिका होगी और ये भूमिका जितनी मजबूत होती चली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी ही मुश्किलें होंगी, क्योंकि इन राज्यों में जो भी चुनाव हुए उसमें अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे, वोट की संख्या देखेंगे, तो वो अगर पांचों राज्यों को जोड़िएगा तो कांग्रेस को ज्यादा वोट प्राप्त हुए हैं और बीजेपी को कम वोट प्राप्त हुए हैं। बीजेपी को बड़ा मार्जिन मध्य प्रदेश में मिला है जहां संभवतः 9% का अंतर है, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी को बेहद कम वोट मिला है और कांग्रेस पार्टी ने वहां अपना बहुमत प्राप्त किया है। तो अगर आंकड़ों के आधार पर देखें तो एक आंकड़ा यह भी कहता है कि इन राज्यों के चुनाव में वोट ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिले हैं संख्या में और बीजेपी को कम वोट प्राप्त हुए हैं। अगर महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, इन राज्यों में इंडिया अलायंस मजबूत होता है और यही वो बड़े राज्य हैं जहां से अधिकतम सीटें आती हैं। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, यहां पर कांग्रेस पार्टी, सपा और बासपा और आरएलडी मिलकर के चुनाव लड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी को बेहद कम अंकों पर सीमित कर सकती है। बिहार में विशेष अब स्टेक बीजेपी का है नहीं, वहां पर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और सीपीआई ये चारों राजनीतिक दल एक साथ लड़ेंगे तो बीजेपी दहाई का अंक भी प्राप्त कर पाएगा, ये कहना मुश्किल है। उसी तरह से महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में प्रदर्शन होने जा रहा है। जो इस समय राज्य में सरकार चल रही है वो वैसे ही भानुमति का कुनबा है और उसमें ही ये दिख रहा है कि शरद पवार के भतीजे हों या शिंदे हों या देवेंद्र फडणवीस हो, वो आपस में भी एक तरह से तनाव में है। वहां पर जो सरकार के खिलाफ लोगों का निगाह है इस समय, और चाहे शिंदे गुट हो या अजीत पवार हो, उनके खिलाफ एक माहौल है कि उन्होंने अपने राजनीतिक दलों के साथ विश्वासघात किया है। तो ऐसे में वहां जन समर्थन और सिंपैथी उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद महाराष्ट्र में मजबूत है। ऐसे में ये महाविकास आघाड़ी का गठजोड़ महाराष्ट्र में बड़ी चुनौती पेश करेगा और महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर उत्तर प्रदेश के बाद अधिकतम 48 लोकसभा की सीटें आती हैं। उसी तरह से बिहार, जहां पर बहुत मुश्किल है दहाई का अंक छूना। ममता बनर्जी जहां पर है पश्चिम बंगाल में, पिछले बार 18-19 सीटों पर जीत हासिल की थी बीजेपी ने, लेकिन अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी और ममता बनर्जी तीनों एक साथ आती हैं तो फिर वो दहाई का अंक प्राप्त कर पाएगी, ये कहना मुश्किल है बीजेपी के लिए। तो ऐसे में जो घेराबंदी हो रही है और इन तीन राज्यों के चुनाव को एक इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि 2018 में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता था और लोकसभा चुनाव में
सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस पार्टी का। सिर्फ एक सीट मिली थी लोकसभा की इन तीनों राज्यों में और लोकसभा चुनाव गया था बीजेपी के हाथ में। अगर इस रूप में भी इसकी व्याख्या की जाए तो क्या इसे कांग्रेस पार्टी के शुभ संकेत के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन असल में जो लोकसभा चुनाव में सामना होने जा रहा है वो इंडिया अलायंस और नरेंद्र मोदी का है, यानी बीजेपी का है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी का जिस तरह का इकबाल चलता है उसमें एनडीए को जो वो झाड़ पूछ करके दुरुस्त करना चाहते थे वो संभव नहीं है। और ऐसे में इंडिया अलायंस के साथ मुकाबला करना नरेंद्र मोदी के लिए लोहे के चने चबाना होगा। मैं तो ये तो नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी पराजित हो जाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि उनके लिए ये लड़ाई लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगी। और अभी 6 महीने का वक्त है। इन 3 राज्यों के चुनाव से ये नैरेटिव जरूर बन रहा है कि कांग्रेस पार्टी उस तरह से नहीं लड़ पाई चुनाव, राहुल गांधी के बहुत अच्छे प्रचार और बहुत अच्छे एजेंडे के बावजूद। लेकिन सेमीफाइनल हारने का मतलब ये नहीं होता है कि आप फाइनल भी हार जाएं। इसलिए इंडिया अलायंस जितना मजबूती के साथ लड़ेगा उतना ही मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी के लिए और फाइनल में हराया भी जा सकता है। शुक्रिया।